है और बिहार में भी क्या भूमिका है देख लेते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जब संविधान निर्माण हो रहा था, संविधान सभा ने जो है कि कभी नहीं सोचा था कि उनके दृष्टिकोण अच्छी राजनीतिक व्यवस्था से था, विकास के राजनीतिक व्यवस्था से था। उनके उनका जो है कि कहीं जाति का कोई स्थान नहीं है, वो ऐसा संविधान निर्माण करना चाहते थे और आगे चल के जो है कि उन्होंने संविधान ऐसा सोचा भी था। लेकिन आज के समय में जब हम देखते हैं तो जाति आधारित राजनीति जो है कि घोर तरीके से आ चुका है। जन जाति आधारित राजनीति का के भेदभाव को, जाति आधारित भेदभाव को जो है कि इसको जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का जो कानून है, फुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट आरपीए जो है, उसमें भी इसको वर्जित किया गया है और इसको जो है कि भ्रष्ट आचरण के तहत माना गया है। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि समय के साथ जो है कि जातिगत राजनीति महत्वपूर्ण आधार बन गया है। जातियां जो है कि वोट बैंक के रूप में काम करने लगी है। जिस क्षेत्र में जिस जाति की बहुसंख्यता है, उसी जाति का नेता या तो सांसद बनेगा या विधायक बनेगा। जाति के आधार पर पार्टियों का गठन होना स्टार्ट हो गया है, उम्मीदवारों का चयन हो गया है, मतदाताओं द्वारा मतदान करने समय जो है कि अपने जाति को देखा जाता है। सरकार बनाने से लेकर के गठबंधन बनाने में, मंत्री पदों का बंटवारा करने में, पिछले बार जो है कि इस बार जब राहुल गांधी ने क्या कहते हैं ओबीसी के जातिगत जनगणना की बात की, तो मोदी जी ने भी अपने जो है कि क्या कहते हैं मंत्रियों की संख्या दिखाई थी कि मेरे पास कितने ओबीसी मंत्री हैं, जो और इतने ओबीसी मंत्री हैं। इस तरीके से के तो हालात हो गए हैं देश में। उसके बाद मंत्रीगण विकास कार्यों को भी निर्धारित करने में इस बात का ध्यान रखते हैं कि किस क्षेत्र में विकास करना है, किस प्रखंड या किस पंचायत में या किस गांव में विकास करना है, जहां मेरा ज्यादा जाति है वही नाल और जल और चापाकल लगने वाला है। तो विकास कार्यों में भी उस चीज का दिखने लगता है। उसके बाद क्या कहते हैं कि कई बार कई पोस्ट पे जो है कि नियुक्ति के लिए भी जो है कि अपनी जाति के लोगों को बैठाने का प्रयास किया जाता है। छोटे छोटे क्षेत्रीय दल है, वो भी जाति के रूप में उभर के आए हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी जो है, और उसके बाद या फिर राजद जो है कि एमवाई समीकरण पे काम करने वाली एक पार्टी है, या फिर मुलायम सिंह यादव की पार्टी हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारी पार्टियां हैं, मैं अलग अलग पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि इसके दो जो है कि दो तरीके से इसका परिणाम निकले। एक तो कुछ सकारात्मक परिणाम है और कुछ नकारात्मक परिणाम है। तो सकारात्मक परिणाम ये है कि तथाकथित जो निचली जातियां थी, उसमें राजनीतिक जागरूकता बढ़ी और एक दबाव समूह के तौर पर ये जातियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाना स्टार्ट कर दें। और इससे जो है कि इसमें उसकी राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ी, उसकी राजनीतिक जागरूकता भी आई। और उन्होंने जो है कि सत्ता के शीर्ष पर जाने का भी काम किया। और इसका बिहार में जो है कि एक एग्जाम्पल है, यादव और कुर्मी जैसी जातियां जो है प्रभावी तौर पे ये उभरी हुई है और कई बार जो है कि सत्ता के शीर्ष पे जाके बैठ चुकी है। आपको पता है कि 1989 के बाद से बिहार में कोई भी उच्च वर्ग का नेता मुख्यमंत्री नहीं बना। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से जो है कि जातिगत राजनीति में निचली दलों के निचली जो दबे कुचे दल थे, जो निचली जातियां थी, उसका भी वर्चस्व जो है कि राजनीति में आया। उसके बाद आपको दिखा होगा कि जो है कि बिहार में चाहे वो 2015 का चुनाव हो या 2020 का चुनाव हो, आपको पता है कि 2015 के चुनाव में जो एक महागठबंधन था। एक तरफ नीतीश और लालू जी एक साथ थे और जो है कि एनडीए था वो अलग था। उसमें हम कुछ बीजेपी के साथ कुछ छोटे छोटे दल थे और महागठबंधन में राजद और क्या कहते हैं जदयू था और कांग्रेस में उसमें शामिल था। तो जिसके पास जो है कि क्या किसके महागठबंधन में किसका किसका वोट था, तो यादव हो गया, मुसलमान हो गया, कुर्मी हो गया और कुछ अगड़ी जातियों का कांग्रेस के कारण जो है कि उसका समर्थन प्राप्त था। तो दूसरी तरफ भाजपा था, उसके साथी के पास जो है कि अगड़े वर्गों के, भाजपा को तो अगड़े वर्गों का समर्थन नहीं, साथ के साथ पासवान, रामविलास पासवान जी का लड़का जो था वो, और उसके बाद महादलित जातियों में जीतन राम मांझी उनके साथ में था उस समय, तो उसको उसका कुछ फायदा मिला था। सीटों के बंटवारे में 2020 के चुनाव में फिर जो है कि ये लोग अलग लड़े थे। तो इसमें जो है कि सेम टू सेम वही जातिगत समीकरण पलट के काम आता था। और 2015 के चुनाव में आपको पता है कि आरएसएस के मोहन भागवत ने आरक्षण संबंधित एक बयान दे दिया था, जिससे जो है कि पूरा बीजेपी का मसला ही गड़बड़ा गया था। और जातिगत राजनीति होती है तो हम हर बात जो है कि जाति के लोग चाहते हैं कि मेरे जाति को आरक्षण मिले, मेरे जाति को आरक्षण मिले। और क्या कहते हैं उसके बाद ये एक दबाव समूह के रूप में लगातार ये काम करते रहता है। उसके बाद हद तो तब हो जाता है कि किसी भी चीज में पार्टी पॉलिटिक्स और कास्ट पॉलिटिक्स इस तरीके से देखा जाता है कि कितना सीट है, कितना सांसद किस जाति का है, कितना उसको मंत्री पद मिला है किस जाति के लोगों को, कौन कौन से पोस्ट पे कौन सा जाति है, प्रशासन में डीएम किस जाति का है, एसपी किस जाति का, दरोगा किस जाति का है। इस थाना क्षेत्र में जो है कि फलना जाति का बोलता है, फलना जाति का दरोगा जाएगा। जब मतलब कि जिला में ट्रांसफर होके इन लोगों का ट्रांसफर होता है बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का,
तो वहां भी ये देखा जाता है कि हाँ फलना जाति के हैं तो अपने जाति का आदमी आ गया है, तो अब जो है कि काम जो फंसा हुआ है वो निकल जाएगा। कई बार विधायक जी आते हैं तो वो भी देखते हैं कि मेरा जाति का क्षेत्र कौन सा है, उस क्षेत्र में पुल बना है कि नहीं बना है। दूसरे क्षेत्र को जो है कि पुल की ज्यादा आवश्यकता है लेकिन उसको नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ दूसरा जाति है और उसका विकास नहीं करना है, उसके विकास कार्यों में बाधा पहुंचाना है। तो ये तो इन लोगों के जातिगत राजनीति का हालात देखने को मिला है, जो है कि बहुत नेगेटिव बात है। उसके बाद जो है कि क्या कहते एक हैं, ये जातिगत राजनीति 1990 में धार्मिक और जातिगत राजनीति जो है कि ध्रुवीकरण के चरम पे था। आप कुछ बोल रहे हैं क्या? सर मतलब वही बोल रहे थे कि एक तरीके से देखें तो प्रशासन में भी राजनीति ये जाति का प्रभाव बढ़ जाता है। बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है कि प्रशासन में, न्यायालय में, हर जगह है ये क्या इस- कहते हैं जातिगत राजनीति आपको दिखेगा। आप कहीं भी देख ना लीजिए कि नीति निर्णय जो जो भी नीति निर्णय होता है उसमें जाति की भूमिका आपको दिखने को मिल जाएगी। राजनीतिक दलों में जाति की भूमिका देखने को मिल जाएगी। 1977 में जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी वो भी एक विशेष जाति समीकरण के आधार पे था। 1980 में कांग्रेस की सरकार हरिजन, उच्च जाति और मुस्लिम के गठजोड़ का परिणाम है। 2005 में जो है कि मुस्लिम यादव के गठजोड़ का परिणाम ये था कि बिहार में सरकार बनी थी। उसके बाद पिछड़ा वर्ग हो गया, महादलित हो गया, उच्च जाति हो गया। इस तरीके से जातिगत आधार पे मतदान भी हो रहा है आपका। मंत्री परिषद में गठन में जाति की भूमिका देखी जाती है। प्रशासन में जाति की भूमिका आपको बता ही दी है कि किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये काफी क्या कहते हैं जाति की राजनीति में ये उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन हमको इतना नेगेटिव नहीं होना है। अब हमको जो है कि दो चीजें इसमें बतानी है कि जो एक होता है कि वर्णात्मक राजनीति और एक होता है विकासात्मक राजनीति। वर्णात्मक, वर्ण मतलब जाति, तो जातिगत राजनीति और विकासगत राजनीति में जब देखेंगे तो वर्णात्मक राजनीति में क्या होता है, उसमें होता है कि उस पक्ष के, उस जाति के पक्ष में जो है कि जिसमें जिसकी भूमिकाएं पूर्व से, भूमिका और पद दोनों पूर्व से निर्धारित होता है। क्यों? क्योंकि फलना जाति का आदमी है तो फलना को टिकट मिलेगा और वही जीतेगा। जो हमने शुरू में बताया, आपने ही मतलब कि संसदीय क्षेत्र का उदाहरण देके बताया। तो अगर भूमिका और पद दोनों ही कारक जो है कि पहले से इस बात पे निर्धारित हो, वर्णात्मक जाति किसको बोलेंगे? वर्णात्मक राजनीति बोलेंगे हम किसको? जातिगत राजनीति किसको बोलेंगे? जहाँ की जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, पंथ के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर निर्भर होता है। इसमें इस तरीके की राजनीति में वंशवाद, परिवार, जातिवाद आदि जो है कि उसकी अवधारणाओं को बल दिया जाता है। और इस तरीके से क्या होता है कि इसमें विकासात्मक पक्ष जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बिजली हो गया, सड़क हो गया, पेयजल आपूर्ति हो गया, सिंचाई हो गया, रोजगार हो गया, ये सब आदि मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। वो जाति, धर्म, नस्ल, इस सब के मुद्दे जो एक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन अगर विकासात्मक राजनीति की बात करें तो उसमें विकासात्मक बातें होंगी तो वही शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पेयजल, सिंचाई, निर्माण, रोजगार, बिजली, क्या कहते हैं, औद्योगिक विकास हो गया, कृषि साख हो गया, कृषि ऋण हो गया, पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज हो गया, कमजोर वर्गों के कल्याण की बात हो गया, कर सुधार की बात हो गया, श्रम सुधार की बात हो गया, गरीबी उन्मूलन की बात हो जाए, महंगाई की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, काला धन की बात हो, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के बात हो। तो इस मुद्दे पर जो चुनाव लड़ा जाता है तो इन सब मुद्दों को हम क्या बोलेंगे कि विकासात्मक मुद्दे होंगे। और कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग विकासात्मक मुद्दों को भी अपना चुनावी मुद्दा बनाते हैं और विकासात्मक मुद्दों के आधार पर भी आम जनता ध्रुवीकृत होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है कि 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें लोगों ने जो है कि जातिगत राजनीति को त्याग करके विकासात्मक मुद्दों को जो है कि उसके प्रति गोलबंद हुए थे और उन्होंने वोट दिया था और जनतांत्रिक गठबंधन जो एनडीए की सरकार थी वो बनी थी। ठीक है, इसके बावजूद भी उसमें भी जो है कि कुछ मुद्दे थे जो इस तरीके से क्या कहते हैं रहे थे उस टाइम लाइमलाइट में। लेकिन मेनली विकास के मुद्दों पे ही इलेक्शन हुआ था। और सिर्फ ये देश में नहीं, अगर बिहार के संदर्भ में भी बात करें तो यहाँ भी जो है कि जातिगत मुद्दों पे तो लोग गोलबंद होते ही हैं, लेकिन अगर कोई विकासात्मक अच्छे मुद्दे इनको दिखते हैं तो उनके प्रति भी वो जो है कि क्या कहते हैं गोलबंद हो जाते हैं और अपनी जाति से ऊपर उठ के वोट देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वोट नहीं देते हैं। जैसे 2005 में जब विधानसभा चुनाव हुआ उसमें क्या चल रहा था, विकासात्मक मुद्दे हावी थे। बिजली हो गया, सड़क हो गया, पेयजल आपूर्ति हो गया, कानून व्यवस्था हो गया। ये से तरीके से के मुद्दे जो है कि चुनावी वादे के रूप में छाए हुए थे। और उसके बाद जो है कि इस तरीके से एनडीए को जो जो नीतीश कुमार के मतलब नेतृत्व में एनडीए था तो उसका जीत हुआ था। आपको पता है कि 2005 से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। विकासात्मक मुद्दों पर जनता का ध्रुवीकरण हुआ था। और उस समय जो है कि क्या कहते हैं जो जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद की जो राजनीतिक थी उसको झटका लगा था, वो राजनीति खत्म हो गया था। विभाजनकारी राजनीति भी खत्म हुआ था। तो कई बार जो है कि आपको ये देखने को मिलेगा
कि वर्णात्मक राजनीति के बजाय विकासात्मक राजनीति पर भी लोग जनता वोट देती है। जनता को अगर आप सही राजनीतिक दिशा में लेके जाते हैं, अच्छे मुद्दे उठाते हैं, तो आपको जो है कि व्यक्तिगत राजनीति से उठ के भी वोट मिलने का चांस रहता है, और इसके एग्जाम्पल, हजारों एग्जाम्पल जो है कि आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है।